जनरल इनसे मिलिए में रज़ा मजहरी से मिलवा रहा हूँ। रज़ा मजहरी ने कलकत्ते में अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। मदरसा आलिया कलकत्ता के हेडमास्टर रहे। बंगाल के मारूफ उस्ताद शायर थे और पूरी उर्दू दुनिया में उनकी पहचान रही। उनसे मेरी मुलाकात कब हुई, क्यों हुई, उनसे करीब में किंगर हुआ, ये बातें मैं बताऊंगा आपको। और एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहूँगा कि उनके हवाले से मैं उनके फ़न पर गुफ्तगू कम करूँगा या नहीं करूँगा, इसलिए कि खारो खस उनका शेरी मजमुआ है और चंद साल पेशतर उनके अजीज़ों ने कुलियात मजहरी की इशाअत फरमाई है। इसके मुरत्तबीन हैं उनके भतीजे और सहाफ़ती दुनिया के मारूफ सहाफ़ी जहांगीर रज़ा काज़मी, उनके मंझले बेटे जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं, सुबकदोश हो गए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी नौकरी थी, हुसैन खुर्शीद मजहरी, और डॉक्टर हसन शकील मजहरी जो तकरीबन निस्फ सदी से लंदन के मैनचेस्टर इलाके में क़याम पज़ीर हैं। वो एक डॉक्टर हैं। उन्होंने वही क़याम मुस्तक़िल क़याम वहीं का इंतज़ाम कर लिया है। तो उनकी वलादत 1960 में हुई थी बिहार के इलाके में और वफ़ात 1985 में। उनसे गुफ्तगू करने से पहले या उनके बारे में कुछ बताने से कबल मैं चाहूँगा कि कुछ पिछली बातों को बताऊँ। जब मैंने शायरी शुरू की तो उन्हें मुशायरों में देखता रहा। मेरे उस्ताद हज़रत शाकिर कलकत्ती थे, उनसे उनके बड़े अच्छे मरासिम, और रज़ा मजहरी हम लोगों को जितने शाकिरी थे, जितने शाकिर साहब के शागिर्दान थे या अभी हैं, उन्हें बहुत अजीज़ रखा करते थे। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत शाकिर कलकत्ती का 1968 में इंतकाल हो गया और हमारे जितने उस्ताद भाई थे कुछ ने तो अपने पर भरोसा कर लिया। मैं और मौत शाकिरी दोनों अपने पर भरोसा हम लोगों ने किया ज़रूर, लेकिन 2-3 साल के बाद ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, कुछ कमी हमारे अंदर रह जाती है शायरी के मामले में, तो क्यों न किसी को उस्ताद मुकर्रर किया जाए या मुर्शिद मुकर्रर किया जाए शायरी में। मैंने एक रोज़ मौत शाकिरी से कहा कि मौत साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ, यानी हमें से मुराद है कि मेरी शायरी में कुछ कमी रह जाती है और किसी से मशवरा सुखन करने की ज़रूरत है या किसी का दामन थामने की ज़रूरत है। मौत साहब ने मेरी बात की तायीद की और उन्होंने कहा कि अंजुम साहब, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, तो आपकी निगाह में कौन ऐसा उस्ताद है जिसके पास हम दोनों का जाना ज़्यादा बेहतर होगा और वो हमें अपनी शफ़क़तों से और मोहब्बतों से नवाजेंगे। मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि कलकत्ते में जितने भी उस्ताद शायर हैं या सीनियर शायर हैं, तकरीबन हम लोग के उनसे मुरासिब रहे हैं, दोनों के मुरासिब रहे हैं। और हम लोग कहीं भी जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई उस्ताद शायर इनकार कर देगा कि हाँ मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शफ़क़तें हम दोनों को या बज़म शाकिरी के अरकान को मिलती रही हैं, वो शफ़क़तें मिली हैं रज़ा मजहरी से। तो क्यों ना हम रज़ा मजहरी के पास जाएं और उन्हें अपना मुद्दा बयान करें। हम लोगों में दोनों में बात तय हो गई और एक रोज़ हम लोगों ने फुर्सत निकाल कर उनके दर दौलत पर हाज़िरी दी। उनका क़याम संदल स्ट्रीट में हुआ करता था, जो रिपन स्ट्रीट के इलाके में वाक़ है।
मैं और मौ शाकरी वहाँ पहुँचे, बहुत शफ़क़त से पेश आए। चाय वाय के बाद पूछा उन्होंने कि कहिए कैसे आना हुआ, मेरे लायक क्या हुक्म है। तो हम दोनों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि शाकिर साहब के इंतकाल के बाद थोड़ी हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं अपनी शायरी में, और हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि अपने शागिर्दी में हम दोनों को आप ले लें। उन्होंने कहा कि आप लोग तो शायरी ठीक ही करते हैं, मैं तो आप लोगों की शायरी सुनता रहता हूँ, मैं मुशायरों में नशिस्तों में, तो ठीक ही है, तो क्या बात है। लेकिन हुजूर कहीं न कहीं हम लोग को परेशानी हो जाती है। बोले ठीक है, परेशानी हो जाती है तो आपका गरीब खाना हाजिर है, आप दोनों जब चाहें आ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, और मेरी तरफ से रियायत है, आप जब चाहें आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शागिर्द आप दोनों शाकिर कलकत्तवी के रहेंगे, मैं मशवरे आपको दे दिया करूँगा या आप दोनों को दे दिया करूँगा। इस दौर हम दोनों ने ये समझ लिया कि हज़रत रज़ा मजहरी ने हम दोनों को ये शागिर्दी में ले लिया है, या उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आकर के आप पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। ये 1900 मेरा ख्याल है कि 70 की बात है, 70 की बात है, हम दोनों गए थे वहाँ उनके पास। मैंने ये देखा कि रज़ा मजहरी बहुत अच्छे इंसान, मैंने उनकी इंसानियत जो मैंने देखी, उनमें जो देखी वो बहुत आला दर्जे की चीज़ थी, इसमें बहुतों में ये बात नहीं पाई जाती है। और ये कहना कि आप लोग शागिर्द रहेंगे हज़रत शाकिर कलकत्तवी के, मैं मशवरा दे दिया करूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि आज के दौर में बहुत से शायर शागिर्द बनाने के लिए बेचैन रहते हैं कि मेरे भी हिस्से में 10-12 शागिर्द हो जाए तो मैं भी उस्ताद कहलाने लगूँ और मेरा भी एक अदबी दुनिया में एक मकाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि एक अच्छा असर कायम रहेगा। ये रज़ा साहब में ये खुसूसियत थी। हम दोनों गए, उसके बाद शाहिद जमील शाकरी, सफीरुद्दीन कमाल, ख्वाजा मतीन असलम, ये 3 साहिबान हम लोगों की बात हाजिर हुए, और इन लोगों ने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि अंजुम साहब और मौत साहब आप दोनों वहाँ क्यों जाएंगे, हम लोग भी आप जाएंगे, हम लोगों को भी क्या उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है कि किसी से मशवरा किया जाए, ज़रूर होती है। चलिए एक आपने एक राह दिखा दिया, आप दोनों ने हम जाएंगे, तो वो आने लगे। हम मैंने कई शागिर्द उनके हो गए, तो रज़ा मजहरी को मैंने देखा कि इंसानियत का ये मामला था कि बहुत जल्द उन्होंने हम लोगों को घर का एक फ़र्ज समझ लिया। छोटी बड़ी तकरीब ईद में हम लोग जाते थे, सवैयों का खिलाना और वो ख़ानदानी जो इत्र दान से इत्र लगाना और तमाम खरवाफियत पूछना, मुसाफिया करना, ये तमाम चीज़ उनके यहाँ थी, जो इस बात का ये सबूत था कि ये इन लोग माने कि इनके इनके मुरब्बियों ने या उनके बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें इन्हें छोड़ी हैं उसकी वो पासदारी भी कर रहे हैं और उस रिवायत को कायम भी कर रहे हैं। ये सिलसिला कायम था। और उसी दरमियान में बज़्म अहबाब जो कलकत्ते की अभी भी है, कायम है बज़्म, 102 या 103 साल हो गई उम्र उसकी बज़्म की, उसके वो उस ज़माने में सदर थे। तो रज़ा मजहरी ने ये कहा कि अंजुम साहब आप बज़्म के जलसे में आया कीजिएगा, मुझसे कहा सुन और किसी से नहीं, आया कीजिएगा। तो मैंने उनके हुक्म की तामील की कि भाई उस उस्ताद का हुक्म है, जाना चाहिए। बज़्म हवा में मैं जाने लगा, और उसके बाद फिर बहुत दिनों से मैं तनहा जाने रहा। उसके बाद मैं जब सेक्रेटरी हुआ तो और भी कुछ लोगों को मैंने बुलाया और मैं अपने साथ ले गया। वहाँ जाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि बज़्म हवाब के जलसे में आहिस्ता आहिस्ता मैं, उसके बाद मौत शाकरी, उसके बाद सफीरुद्दीन कमाल, ये तीनों हम लोग जाने लगे। और फिर ऐसा हुआ कि मुमताज़ आरती भी जाने लगे वहाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बज़्म के मिंबर तो मैं था, लेकिन बहुत बाद में जब 75वां साल उसका मनाया जा रहा था बज़्म हवाब का,
तो हमने उसी मौके पर और भी लोगों को बज़्म अहबाब का रुकन बनाया। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, पहले से ख्वाहिशात उन लोगों की थी, लेकिन हमने उनको रुकन बना दिया। वो तादाद गोया के उनके शागिर्दों की भी बढ़ी और हम लोग बज़्म के जलसे में शरीक होते रहे। रज़ा मजहरी का इस्लाह देने का तरीका ये था कि वो मेरे शेरों को बदलते नहीं थे। हम दोनों आमने सामने बैठ जाते और कहते कि वो पढ़ते जाते शेर को, कहते कि अंजुम साहब ये मिसरा आपका जज नहीं रहा भाई, इसको और कुछ होना चाहिए था। तो मैं मिसरे बहुत जल्द निकालता हूँ, आज भी वही आलम है, उस ज़माने में भी था। तो मैं 3-4 मिसरा फ़ौरन निकाल कर उनको सुनाता कि ये ऐसा होगा, ये हो मुमकिन मुनासिब है, ये मुनासिब है। तो वो कहते कि हाँ ठीक है, इसको रख लीजिए आप। और इस सूरत से हम लोग कि हमारे उनके दरमियान ये इस्लाह कहिए या मशवरा के यही मामला था। और दूसरे जो लोग थे जैसे मौत साकरी या शाही जमील या ख्वाजा मसलन अगरम, इन लोग के क्या तौर तरीके थे, उनके साथ वो किस तरह से इस्लाह देते थे, मैं इसके बारे में मैंने कभी छानबीन की ना कोशिश की कि जानने की कि वो किस तरह है। तो रज़ा मजहरी का ये सलूक रहा हम लोग के साथ। उनकी बेटी, छोटी बेटी शहनाज की शादी होने लगी तो उन्होंने एकदम साफ लफ्ज़ों में कहा कि अंजुम साहब, शहनाज की छोटी बेटी शहनाज की शादी है, तो भाई शादी ब्याह में जो ज़रूरतें हैं, जो मेहमानों की खातिर तवाज़ुन की का मामला है, आप लोग उसको संभालिएगा। और यूँ समझ लीजिए कि आप ही लोगों पर मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उनके तो लोग कम नहीं थे, सभी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा तो हम लोगों ने भी उनके हुक्म की तामील की। और जब किसी की कोई परेशानियां हो जाती किसी के घर में, तो वो इजहार हमदर्दी करते। मेरे संजय भाई एक हादसे का शिकार हो गए थे, वो देखने के लिए गए नीलसन कॉलेज में, उन्होंने इजाज़त की उनकी। ये सब चीज़ें उनकी ये थी कि वो इंसानियत के नाते वो सब कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी चीज़ है, हर फनकार को ये पेश नज़र रखना चाहिए कि इंसानी तकाज़े क्या होते हैं, इंसानियत का तकाज़ा क्या है। शायरी, अदब, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है। एक वाक़या मैं बताऊँ उनके बारे में जो आप सुनकर हैरत करेंगे। एक साहब आए टेलीग्राम लेकर और टेलीग्राम दिया और दस्तखत कराया उनसे और चले गए। जब चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि रज़ा साहब ने उनको पहचाना नहीं, जो साहब टेलीग्राम लेकर आए थे। मैंने कहा कि हुज़ूर आपने उनको पहचाना नहीं, वो शायर थे, कुर्बान अली कुर्बान शायर थे। अरे मुझे तो मालूम नहीं, के देखे बुलाइए तो भाई, कहीं ऐसा क्या सोचेंगे दिल में, पहले आपने नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं समझा कि शायद आपने पहचान लिया होगा। तो गया देख, नीचे तो फ्लैट में से ऊपर में नीचे गया, देखा मैंने उनको, देखा कि वो जा चुके थे। बहुत अफसोस करने लगे कि अंजुम साहब वो क्या सोचेंगे भाई, हैं कि साफ ये कि जो है ना ये बदअखलाक़ी हो गई ना मेरे तहीं, या उनके तहीं बदअखलाक़ी हो गई। ये चीज़ जो है वो दूसरे के यहाँ नहीं मिलती है। उनके घर में जलसा होता था बज़्म अहबाब का, वहाँ भी मैं जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान को आगे बढ़ाने की फ़िक्र करते थे। उर्दू दुनिया में एक बहुत मशहूर शायर, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कुछ बात है जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो गांव से आए थे 7 क्लास पढ़कर और मुँह भूले भांजे थे, इनसे मशवरा सुखन भी करते थे। उनको इन्होंने समझाया कि भाई आप जब देहात से 7 क्लास पढ़ कर आए हैं तो क्या सिर्फ 7वीं जमाती तक तालीम रहेंगी आपके, क्या आगे बढ़िएगा। उन्होंने पूछा कि मामू क्या करें, मामू कहते थे मामू क्या करें। उन्होंने कहा सुनिए, आप प्राइवेट से यहाँ स्कूल फाइनल का इम्तहान दीजिए, मैं हूँ ना, आगे की तालीम मैं देखूँगा क्या करना है और इस सिलसिले में मैं आपको गाइड कर दूँगा।
तो मास्टर आदमी, पढ़ाने वाला आदमी, उनके लिए क्या परेशानी थी, उसको उन्होंने मैट्रिक या स्कूल फाइनल उन्होंने इम्तहान दिलाया, उन्होंने कामयाबी हासिल की, फिर IA BA MA प्रोफेसर हो गए वो बिहार में। उसके बाद ये है, तो वो हुआ उससे ये कि हालांकि कोई सगा वो नहीं थे, सगे भांजे नहीं थे, लेकिन एक ताल्लुकात के बिना पर, एक शागिर्द और उस्ताद की बिना पर उन्होंने उसके ख़ानदान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और उस ख़ानदान में आज तालीम का बोलबाला है। ये चीज़ रज़ा मजहरी की जो शख्सी पहलू हैं, शख्सियात में शामिल है, इसके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहूँगा कि और भी कुछ बातें आपको बताऊँ। इस तरह से रज़ा मजहरी ने ये किया। मेरे मामले में ऐसा हुआ कि मैं शायरी तो करता ही हूँ, अफसाना लिखने का शौक़ हो गया, तो मैंने उनको दिखाए हुए बगैर एक अफसाना अखबार मशरिक में भेज दिया। वो अफसाना शाये भी हो गया। अफसाना शाया होने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपसे मैंने मशवरा नहीं किया था, एक अफसाना लिखा था मैंने, मशरिक में भेज दिया। वो अफसाना जो है वो, और उससे पहले मेरा एक अफसाना आज़ाद हिंद में शाया हो चुका था, पहला अफसाना मशरिक में। पहला अफसाना ने बदबहवा के जलसे में लोगों ने सुना था, उसमें शायद रज़ा मजहरी नहीं थे, क्या नहीं होंगे। तो उन्होंने उस वक्त मुझे मशवरा दिया था कि अंजुम साहब, ये तो खुशी की बात है, आदमी को सिर्फ शायरी पर क्यों रहना चाहिए, बल्कि कुछ न कुछ में तगय्युर पैदा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने जो अफसाना निगारी शुरू की, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दूर की कौड़ी लाने की बस सोचिएगा। एक अफसाना निगार को चाहिए कि अपने इर्द के माहौल को पेश नज़र रखे, उसमें जो वाक़यात रुनुमा होते हैं, जो वाक़यात आप देखते हैं, जो सानहात देखते हैं, इस पर आप कलम उठाइए तो आपके अफसाने में जान पड़ती जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो खुद उस माहौल के तो नहीं है, लेकिन बहुत दूर की कौड़ी लाने के बाद ये होता है कि उसके साथ वो इंसाफ नहीं कर पाते हैं। ये उनका मशवरा देना, और मैंने उस पर अमल भी किया। और ऐसा है कि फिर मैंने लगातार अफसाने लिखे, 12-13 अफसाने मेरे शाये भी हो गए। लेकिन उनका ये जो मशवरा था, इस मशवरे को मैंने हमेशा अपने ध्यान में रखा। तो इस तरह से वो आगे बढ़ाते थे। एक रोज़ का वाक़या ऐसा हुआ कि मैं और उनके बड़े भाई, यानी उनके बिरादरी बुजुर्ग अल्लामा जमील मजहरी, जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे उस ज़माने में, वो गर्मियों की छुट्टी में और जाड़े में खुसूसन 1 महीना के लिए वो कलकत्ते चले आते और रज़ा मजहरी के यहाँ वो क़याम फरमाते। वहीं क़याम फरमाना था, छोटे भाई थे। दोनों भाइयों में इतनी मोहब्बत और इतना ख्याल एक दूसरे का कि रज़ा मजहरी बिल्कुल एक पाँव पर खड़े रहते थे कि भैया की ज़बान से जो हुक्म सादिर हो गया, उस हुक्म को पूरा करना ही है। तो हम लोग दोनों साथ साथ, यानी मैं और रज़ा मजहरी, एक शेर पर उलझा हुआ था। अल्लामा जमील मजहरी ने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों साथ शागिर्द आप लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ मैं भी तो सुनूं, क्या मसला है, बहुत देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया अंजुम साहब का एक शेर है जिसका पहला मिसरा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा मिसरा तो ठीक है, तो दूसरा मिसरा क्या है। तो उन्होंने सुनाया। दूसरा मिसरा उनका ये है, फरेब सियासत में खा ही गया। तो अल्लामा तो पहले हुए कर भाई आप लोग अजीब आदमी हैं, ये गज़ल में आप लोग सियासत को क्यों दाखिल कर देते हैं, सियासत की बात कैसे ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अंजुम अजहवादी साहब जो हैं वो CPM के आदमी हैं और ये तो सियासत की बात लाएंगे, वरना बात तो बनेगी नहीं। तो बहुत ताज्जुब में पड़ गए। कहा कि अंजुम बाबू ने कभी बताया नहीं था मुझे कि ये CPM के आदमी हैं, और आपने भी कभी नहीं बताया कि अंजुम साहब CPM के आदमी हैं। तो खुशी की बात है, इसमें कोई बात नहीं है। तो इससे एक बात का भी पता चला कि अगरचे वो कांग्रेसी जहन के आदमी थे, लेकिन उन्होंने कुछ नागवारी का इजहार नहीं किया, तो सिर्फ खुशी का इजहार किया कि अगर हैं तो उनको बताना चाहिए था। और उन्होंने दूसरा मिसरा सुना। दूसरा मिसरा था, फरेब सियासत में खा ही गया। अब वो
जमील मजहरी ने फ़ौरन मिसरा लगा दिया कि अक़ीदत की खुश फहमियाँ कुछ न कुछ फरेब सियासत में खा ही गया। तो ये रज़ा मजहरी का ये मामला था और उन्होंने भैया के इस मिसरा को रख लिया और मैंने भी शुक्रिया अदा किया कि अल्लामा, बड़े शुक्रिया की क्या बात है भाई, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है। तो वहाँ दो बातें सामने आई कि रज़ा मजहरी को ये नागवार गुजरा कि शागिर्द के सामने उन्होंने मिसरा लगा दिया और मैं मिसरा नहीं लगा पा रहा था। ये है, मैंने उनको देखा कि जो जमील मजहरी की बात है और रज़ा मजहरी का मामला ये था कि कोई भी नौजवान अगर उनके पास आ जाता कि मुझे ज़रा सा हेल्प कर दीजिए, मुझे इम्तहान देना है, फ़ारसी समझ में नहीं आ रही है, अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही है, तो ये दो सब्जेक्ट में वो ठीक है आ जाइएगा, पैसे वैसे तो लेते नहीं थे, हाँ आ जाइएगा, फलान हो जाइएगा, हफ्ता में 2 हो जाइएगा, 3 हो जाएगा, ये बात हो जाती तो वो एक सहारा दे देते। तो वो आदमी को, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना वक्त भी देते थे और अपने कीमती मशवरे से भी नवाजते थे। उनके कितने शागिर्द, कितने को उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, किसी से फीस ली, किसी से नहीं मिली, ज़्यादातर तो फ्री काम निकलवा लेते थे, लेकिन कभी उन्होंने उफ नहीं किया। रज़ा मजहरी के बारे में बहुत सारी बातें हैं और मैं बताऊं कि उस्ताद तो थे ही वो बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे, और अपने तौर पर कोशिश करते थे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये उनमें खूबियाँ थी। मैं एक बात करना ये चाहूँगा कि शायरी में भी उनका एक अलग अंदाज था कि क्लासिकी शायरी करते थे, लेकिन ताज़ा ख्याल को पेश करने के लिए उनका उसलूब वही रहता था, उनका तर्ज वही रहता था जो एक क्लासिकी शायर का हुआ करता है। खारो ख़त जब वो लेके आए तो अल्लामा जमील मजहरी यानी अपने बड़े भाई को उन्होंने पेश किया, तो उन दोनों की गुफ्तगू से ये पता चला कि रज़ा मजहरी ने अपने बड़े भाई से यानी जमील मजहरी से इस मजमूए को लाने के ताल्लुक से कोई मशवरा नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने देखा अखबार, ये पढ़ा, कहा कि बाद में इत्मीनान से पढ़ूंगा। तो एक रोज़ मैंने रज़ा मजहरी से पूछा कि आपने अल्लामा यानी अपने उनके बड़े भाई के बारे में मैंने कहा कि उनसे आपने मशवरा नहीं किया था ये मजमूआ कलाम लाने का? बोले नहीं, इस मामले में मशवरा मैं नहीं करता हूँ, भैया का मामला अलग है, वो फ़लसफ़ी आदमी अपने तौर पर वो शायरी करते हैं, मैं अपनी तौर पर करता हूँ। और लेकिन यह है कि जमील मजहरी को ज़रा सा भी तकलीफ भी नहीं पहुँची और ना कुछ ऐसा हुआ कि नहीं भैया बुरा मानेंगे, वो अपना इरादा था, अपनी राह थी, वो इस तरह से वो काम चला लिया करते थे। तो रज़ा मजहरी ने जो हम लोगों को इस्लाह भी दी, कह लीजिए मशवरा भी दिया, मशवरे दिया और तमाम को संभाला भी, तो उनका एक बड़ा कारनामा भी ये भी था और हम लोग परेशान भी था। मैं आपको बता दूं और एक बात ये भी करना है कि कलकत्ते में जितने शोरा उनके हम असर थे, सभी से उनके ताल्लुकात बहुत गहरे रहे हैं और सबों से इस तरह से ताल्लुकात जैसे कोई सगे संबंधों के से हुआ करते हैं। परवेज़ शादी के बारे में मुझे इल्म हुआ कि उनकी शादी की निस्बत इन्हीं के तवस्सुत से ये कायम हुई। ये एक बात ये भी मुझे मालूम हुई थी और उसका सबब ये था कि परवेज़ शादी जमील मजहरी के ख़ास दोस्तों में थे और रज़ा मजहरी जो है परवेज़ शादी को अपने बड़े भाई के दर्जा दिया करते थे। इनकी बेटियां अच्छे प्रोफेसर, दामाद प्रोफेसर को बैंक ऑफिसर, तो इनका ख़ानदान वहाँ मुजफ्फरपुर से चला था, बेखनपुर इनका गांव का नाम था। तो इनके कमरे में एक तस्वीर लगी रहती थी तलवार सोते हुए और वो शहंशाह की तरह, ये शहजादे की तरह यूनिफॉर्म पर। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे कि ये मेरे चचा हैं। तो हम लोग ये इस लिबास में तलवार सोते हुए हैं और बिल्कुल शहजादों की तरह। कहा कि वो शहजादों की तरह तो लिबास नहीं है, ये है वो तहसीलदार होते थे, एक स्टेट के तहसीलदार थे और उस ज़माने का यही तरीका हुआ था लिबास का, तो वो इस तरह से वो लिबास वो पहना करते थे। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ اپنی روایت اور اپنے پرکھوں کے طور طریقے بھی انہیں بہت عزیز رہا کرتے تھے اور اس سے کبھی انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ ان کے بڑے بیٹے جو لندن میں رہتے ہیں اور جن کی عرفیت موہن بابو، بڑے کی عرفیت موہن بابو اور منجھلے کی عرفیت سوہن بابو، اور چھوٹے کی عرفیت جو دنیا میں نہیں رہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، بچو بابو، تو ان لوگوں کا گھرانہ کا یہ ایک طور طریقہ تھا۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے رینوویٹ کر دیا اپنے فلیٹ کو اور نئے طرز پر فلیٹ کو ڈھال دیا، اور ڈھالنے کے بعد جب وہ تصویر تھی ان کی چچا کی، تو تصویر میں نے نہیں دیکھی، تو میں نے کہا کہ حضور آپ نے وہ تصویر ہٹا دی کیا؟ بولے نہیں بھائی، موہن بابو نے کہا کہ اب کتنی پرانی تصویر لگا کر رکھیں گے آپ، تو کچھ نئی چیز ہونا چاہیے، تو میری تصویر لگا دی ہے اور علامہ یعنی بھیا کی تصویر لگا دی ہے۔ تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا، کہا کہ تو ایک شعر سن لیجیے، کہا کہ سنائیے۔ تو میں نے شعر جو ان کو سنایا کہ کیل میں ٹوپی کے بدلے ٹائیاں ٹنگ جائیں گی، کیل میں ٹوپی کے بدلے ٹائیاں ٹنگ جائیں گی، باپ کے کمرے میں جب بیٹے کا نمبر آئے گا۔ تو انہوں نے سننے کے بعد بہت خاموشی اختیار کر دی، بہت ان کا کیا بات ہے، بہت خاموش ہے، بولے نہیں کوئی بات نہیں ہے، شعر میں نے سنا، کچھ عجیب سا مجھے محسوس ہوا، کیل میں ٹوپی کے بدلے ٹائیاں ٹنگ جائیں گی، باپ کے کمرے میں جب بیٹے کا نمبر آئے گا۔ یہ رضا مظہری کی ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، اور اپنے بزرگوں سے، اپنے پرکھوں سے ان کی جو محبت تھی اس کا ایک اظہاریہ تھا، اس کا ایک اظہار۔ ایک واقعہ کا ذکر میں کرنا چاہوں گا جس کا تعلق قومی یکجہتی سے ہے۔ ایسا ہوا کہ میری پارٹی کے ایک آدمی جو نارکل ڈانگا کلکتہ 11 کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، اور پارٹی میں ہونے کے ناطے یعنی سی پی ایم میں ہونے کے ناطے ان سے میرے مراسی بھی تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے کشور نام کے ایک لڑکے جس کا تعلق بہار سے ہے، اس کی سرپرستی انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اپنے پیش نظر یا اپنے سامنے یا اپنے توسط سے لڑکا بے سہارا قسم کا تھا، بے سہارا قسم کا اس میں بول رہا ہوں کہ اس کے والدین تو تھے یا ہیں لیکن بہت غریب، یہاں تک کہ بال بچوں کی وہ پرورش ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے جو کامریڈ تھے یا ہمارے جو ساتھ ملنے والے تھے، انہوں نے اپنی نگرانی میں اسے بیڑی بنانے کا کام سکھایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اسے اردو پڑھائی۔ وہ لڑکا ہندی جانتا تھا، کشور نام اس کا، اردو پڑھائی۔ پھر دوڑ دھوپ کر کے یا پارٹی میں کچھ کسی سے کہہ کر اسے کارپوریشن میں ایک ملازمت دلا دی۔ مجھے خبر ملتی رہتی تھی، میں جاتا تھا پارٹی کے ناطے، پارٹی آدمی کے ناطے۔ پھر انہوں نے خبر دی کامریڈ عبدالجبار نے کہ انجم صاحب کشوری کی شادی ہم نے طے کرا دی۔ میں نے ان کے باپ کو لکھا تھا، اس کے باپ کو، کہ بھائی بیٹے کی شادی طے کیجئے اور کلکتہ میں شادی ہوگی میری نگرانی میں، رشتہ آپ طے کر لیجیے گا، جہاں طے کیجیے گا شادی ہو جائے گی لیکن میری نگرانی میں، آپ لوگ بہار سے آ جائیے گا۔ تو یہ جب مجھے بتایا کہ اس کی شادی میں نے طے کر دی ہے، تو ہم کہا کہ بھائی باپ کی رضامندی ہے تو نہیں ہوگی، آپ سرپرست کے بولے نہیں، سب لڑکی ان لوگوں نے دیکھی ہے، شادی کی بات ان لوگوں نے طے کی ہے، میں صرف سرپرستی کر رہا ہوں۔ بھائی مجھے یہ نہیں ہے کہ ہاں میں اپنے گارجین شپ کا نجائز فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہ ہوا، بارات میں ہم لوگ گئے، پارٹی کے آدمی جو قریبی ہوتے ہیں ہم لوگ گئے،
रात को 11:30-12 बजे मुहूर्त का मामला आया, ये सब हम लोग के यहाँ होता है, हम लोग सब शरीक रहे हैं। उसके बाद वो जो फेरे वाले लेने पड़ते हैं हम लोग के रस्म के मुताबिक सब हो गया, शादी की अंजाम दही हो गई, रस्म पूरी हो गई, हम लोग चले आए। लेकिन वलीमा जो हुआ वो हुआ मुस्लिम तर्ज पर। बारात गई हिंदू के रस्म रिवाज के मुताबिक, और जो वलीमा हुआ वो मुस्लिम तर्ज पर हुआ वलीमा। उसमें बिरयानी पकी उसमें, और उन लोगों के लिए जो उधर से आए थे लोग जो गैर मुस्लिम थे, उन लोगों के लिए जो होता है लूची पूरी ये तमाम चीज़ें, तो दोनों डिशें थी वहाँ, और इस तरह से हुई। तो ये वाक़या जब मैंने रज़ा मदनी को बताया, देखिए ऐसा ऐसा हुआ हमारे, तो तमाम वाक़या बताया कि मैंने उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि अंजुम साहब अच्छा ही नहीं, बहुत तारीफ़ की बात है ये, आप इसको अखबार में दे दीजिए। भाई कौमी यकजहती का ये एक रोशन सबूत है, ऐसी बात कहीं नज़र नहीं आती है, ऐसा सबूत जल्दी नहीं मिलता है। और कौमी यकजहती है क्या? तो कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है हमें भी, आपको भी, और लोगों को भी जो वसीउल नज़र है, वसीउल ख़याल है, जो गैर मुतासिब जहन रखते हैं, उनको तो इन सब चीज़ों पर साथ कहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तारीफ़ें करनी चाहिए। आप इसको, मेरा मशवरा है, मेरा ख्याल है कि आप इसको अखबार में दीजिए, इसको मुस्तहिद कीजिए इस बात को। तो मैंने उनके हुक्म की तामील की, और फ़ौरन जब घर आया तो एक मुरासला लिखा, अखबार मशरिक़ में दे दिया। उस वक्त मैं आबशार में नहीं था, आबशार शायद बंद था उस ज़माने में, तो मैंने मशरिक़ में भेज दिया उसको, और वो मुरासला उसमें शाये हुआ। तो मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ, इस वाक़या को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि देखिए कितनी नज़र उनकी तेज थी, कितने वसूल ख़याल सब थे कि इस वाक़या पर सुन करके उन्होंने फ़ौरन हमको हुक्म दिया। दूसरा आदमी कोई होता अपनी जगह पर तो वो खामोश से जाता, ठीक है एक वाक़या हुआ, एक वाक़या, इतने सारे वाक़यात रोज़ होते रहते हैं, एक वाक़या ये भी हुआ। कहा कि नहीं, इसकी तस्वीर कीजिए, इसको मशहूर कीजिए, लोगों तक ये बात फैलाइए, अखबार में दे दिए। और मैंने अखबार में इसको दिया और मुरासला शाया हो गया। नाज़रीन, बातें बहुत हो गई हैं, गुफ्तगू बहुत हो गई है, बहुत सारी बातें उनके बारे में हैं, लेकिन अभी इसका मौका नहीं है। आपने मैं उनके लिए, या ये है कि वो शायर थे, गज़ल कहते थे, नज़में कहते थे, रुबाइयात कहते थे, तमाम सिनफ़ों को वो अपनाते थे, और उनका वो सलूक जो था वो क्लासिकी सलूक था। तो मैं ये चाहूँगा कि रुखसती से पहले, यानी मैं आप लोगों से रुखसत होने से पहले ये चाहूँगा कि उनके जो 4 शेर मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँ। गज़ल के चंद शेर मुलाहज़ा कीजिएगा, देखिएगा उन्होंने कितनी प्रैक्टिकल बात कही है मतले में, और कितनी प्रैक्टिकल बात कही है आशार में, मुलाहज़ा कीजिएगा। वो फरमाते हैं, गज़ल का मतला है कि बहुत नाजुक मोहब्बत में तबीयत हो ही जाती है, बहुत नाजुक मोहब्बत में तबीयत हो ही जाती है, ज़रा सी ठेस पर बरपा क़यामत हो ही जाती है। अब देखिए, नाजुकी, मोहब्बत में तबीयत, तमाम चीज़ें उन्होंने पेश कर दी हैं, और यही सबके साथ होता है। बहुत नाजुक मोहब्बत में तबीयत हो ही जाती है, ज़रा सी ठेस पर बरपा क़यामत हो ही जाती है, और तकाज़ा है ये फितरत का, ये पूरा हो के रहता है। देखिए फितरत का तकाज़ा भी अजब है, देर सवेर उसको पूरा होना ही है। वो फरमाते हैं कि तकाज़ा है ये फितरत का, ये पूरा हो के रहता है, किसी से भी हो इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत एक फितरत है, एक इंसानी नेचर है, और ये जिबिल्लत है कि मोहब्बत किसी न किसी से तो होनी पड़ती है, चाहे देर या सवेर। इसीलिए रज़ा मदनी फरमाते हैं कि तकाज़ा है ये फितरत का, ये पूरा हो के रहता है, किसी से भी वो इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है। और ये शेर मुलाहज़ा फरमाएँ कि देखिए ये इंसानी फितरत से ये भी इबारत है ये शेर कि वो दौलत हुस्न की हो, फ़न की हो, या सीमो ज़र की हो, वो दौलत हुस्न की हो, फ़न की हो, या सीमो ज़र की हो, जिसे मिल जाए उसमें कुछ रौनक हो ही जाती है, जिसे मिल जाए उसमें कुछ रौनक हो ही जाती है। और आखिरी शेर है कि करें 100 जतन भी हम अगर पहलू बचाने के। आप ये सोचेंगे
کہ کسی صورت سے میرے پر کوئی الزام نہ آئے، لیکن جب الزام آنے کو ہوتا ہے تو آ ہی جاتا ہے۔ اس شعر کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے کہ کریں 100 جتن بھی ہم اگر پہلو بچانے کے، جو تم کو بدگماں کر دے وہ صورت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تھے ان کے غزل کے چار اشعار۔ ناظرین، میں نے آپ نے اس چینل کو یا ان سے ملے چینل کو سنا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم آپ سے یہیں پر رخصت ہو رہے ہیں، آئندہ پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے شاعر ادیب کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ خدا حافظ۔